देश में डायरेक्ट सेल्स, एग्जीबिशंस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं बढ़ाई गई। साथियों, आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों में 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। ये योजना आप जैसे साथियों के लिए कितने बड़े अवसर लेके आने वाली है, इसकी कल्पना कर सकते हैं। कोशिश यही है कि वैल्यू चेन से जुड़ा पूरा इकोसिस्टम एक ही जगह पे तैयार हो, जहां एक मॉडर्न, इंटीग्रेटेड और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ को लेकर हमारे कई सारे सवाल हैं जिन पर हम विस्तार से इस पूरी पेशकश में बात करेंगे। मुख्य सवाल क्या है आपको बताते हैं। ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो ये फैसला लिया है, इसके तहत डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े नियमों की अधिसूचना जो जारी की गई है, क्या इनके जो नए नियम है इनकी इसके तहत जो ट्रैकिंग की जाएगी, क्या उसके इम्प्लीमेंटेशन पर किसी भी तरह की निगरानी यहाँ पर रखी जाएगी सरकार की तरफ से। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनियां हैं, इनकी शिकायतों के निपटारे से इन कंपनियों के बिजनेस को आगे बढ़ाने में कितना प्रोत्साहन मिलेगा, और साथ ही जिस तरह से हम डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, इसके साथ ही कई सारे धोखाधड़ी के मुद्दे भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। खन्ना साहब, आपके पास आऊंगी। सबसे पहले किस तरह से आप इस नए नियम को देखते हैं? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अधिसूचना जारी की है, डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरह की पारदर्शिता की जरूरत थी, क्या इस नियम के बाद, अधिसूचना के बाद आप आती हुई देखते हैं? देखिए, कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग सरकार से ये मांग करते रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके उनके लिए कोई रूल्स बनाए जाए जिससे कि उनका बिजनेस आम पब्लिक को लेजिटिमेट लगे। क्योंकि नॉर्मली डायरेक्ट सेलिंग किस तरह है कि भाई एक आदमी दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को बेचता है, और पर्सन टू पर्सन मार्केटिंग का वो चैनल बनता है। और ये जो शोरूम्स और होलसेलर और रिटेलर के चैनल को अवॉइड करते हैं, तो ये इसमें पता नहीं लगता कि कौन आदमी किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, और इसको शक की दृष्टि से भी देखा जाता है कुछ देशों में। तो इसलिए ये इंडस्ट्री मांग करती रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिकॉग्नाइज किया जाए और इसके काम को, जो इसका काम है, इसको प्रोत्साहित किया जाए। और वो ये चाहते थे कि इस तरह के रूल बने, और मैं सोचता हूँ कि जो लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री में हैं, डायरेक्ट मार्केटर्स हैं, वो इनको इसका स्वागत करना चाहिए, और हम उपभोक्ताओं के बिहाफ पे इनका इस रूल्स का स्वागत करते हैं। जी चलिए, आप तो कह रहे हैं कि आप इन नियमों का स्वागत करते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, दर्शकों को हम बताना चाहते हैं विस्तार से कि ये नए नियम क्या है और किस तरह से एक्सेप्टेंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर इन अधिसूचना के बावजूद आप बढ़ती हुई देख रहे हैं। ग्रेट स्टेप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये ऑलरेडी बहुत पेंडिंग था बहुत सारे सालों से। अब जैसे ये रूल्स नोटिफिकेशन आए हैं, रूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और सारी अच्छी कंपनियों को उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन ये नए नियम क्या है? मेरा सवाल दरअसल आपसे ये था। बहरहाल आप खन्ना साहब, आप अगर विस्तार से नए नियम समझा सकें ताकि दर्शकों को भी पता हो कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जिस अधिसूचना की हम बात कर रहे हैं, इसमें राज्यों के लिए क्या आदेश दिए गए हैं? ये रूल्स हैं जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत बनाए गए हैं। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, जो इसकी परिभाषा में आती है, उसको ये मापदंड जो है वो क्रियान्वित करने पड़ेंगे कि क्या क्या वो कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि उनको अपने जो ऑफिस है उसका एक चिन्ह देना पड़ेगा कि उनका जो हेड ऑफिस है, जो मेन प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो क्या है, ताकि कोई उनसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो कर सके। मोटी बात यह है कि इस इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि आप पारदर्शी रूप से अपना काम करिए, और जो माल बेचते हैं उसके बारे में, माल के बारे में, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उसके दाम के बारे में, उसके ब्रेकअप के बारे में, उसकी वारंटी के बारे में, उसकी गारंटीज के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को दें, जिसके बेसिस पर वो ये स्टडी कर सके और फिर वो खरीद सके। और अगर वो उसको कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई शिकायत है, तो वो फिर शिकायत आपको करेगा, और आपको 48 घंटे में उसका शिकायत का एक्नॉलेजमेंट करना है और 1 महीने में उसका निपटारा करना है। तो कहने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो कंज्यूमर है, उसको कंज्यूमर कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। वो इनको शिकायत करे, अगर वो निपटारा करते हैं ठीक है, नहीं तो वो
कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, या वो स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है जो इसको मॉनिटर करेगी उसको शिकायत भी कर सकता है, उसके ध्यान में ला सकता है कि ये कंपनी फलानी कंपनी ये कर रही है। तो मोटे रूप से जो अनुचित व्यापार प्रथाएं कानून में गिनाई गई हैं, उन प्रथाओं को ना किया जाए, इसके लिए एक स्टेप है और हम इसका स्वागत करते हैं। तो खन्ना साहब, आलोचित व्यापार प्रथाएं, इसके जो मामले सामने आए हैं वो कौन कौन से थे जिसके चलते इस तरह की अधिसूचना या नियम जारी करने की जरूरत पड़ी? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनुचित व्यापार प्रथाएं जो हैं वो कानून में परिभाषित हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, और वो हर बिजनेसमैन पे लागू होती है हिंदुस्तान में, और अब से नहीं, 1986 से लागू होती हैं, और उससे पहले 1984 में MRTP एक्ट में उसको डाला गया था सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशंस के अनुरूप। तो अगर आप कोई कंपनी किसी ग्राहक को किसी भी रूप में गुमराह करती है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में, सर्विस की गुणवत्ता के बारे में, उसकी एफिशिएंसी के बारे में, उसकी लाइफ, उसकी अपना कितनी लाइफ है उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कोई भी चीज गलत। तो अगर आप एक नेटवर्कर हैं तो खुशी से झूम उठेंगे इस वीडियो से। भारत सरकार ने एक ऐसा चीज लेकर आया है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। वो चीज फाइनली 2024 में आ चुका है। जिस इंडस्ट्री के बारे में लोग नाम लेने से कतराते थे, नाम लेने से डरते थे, वैसी चीज को अब भारत सरकार भी भाई गाइडलाइन जारी कर चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश पंड्या है। दोस्तों, हम आपको ऐसा चीज दिखाने वाले हैं जिससे आपका बिजनेस पर नए आए होंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपनी कंपनी का नाम लिखकर जरूर बताएं आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं। अगर आपको अपनी कंपनी पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को किसी को भी भेजेंगे वो कभी आपको मना नहीं करेगा आपके साथ ज्वाइन करने से। है कि आप कह रहे हो कि ये लाल रंग है और आपने भेज दिया नीला, तो वो भी भ्रामक माना जाएगा। हर तरह की भ्रम को ये अटैक करती है, और यदि कोई भ्रम को में डाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बेचता है तो वो जो सेल है वो कंज्यूमर शिकायत करके अपने पैसे वापस कर सकता है, और अगर उसको बाल पसंद नहीं है तो उनको वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का इस तरह के रेगुलेशंस हैं जिससे कि अगर ग्राहक खुश तो सब खुश, और ग्राहक शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। तो हम इस रूल्स का स्वागत करते हैं, और ये इस इंडस्ट्री को और इसके B2C से जो रिलेशनशिप्स है उनको अच्छा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो किस तरह की शिकायत के लिए किस तरह से भरपाई होगी इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? क्या प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। ₹1 का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका MRP, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। सबसे बड़ा उसके अंदर यह है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा उसको रोका जाए। सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। क्या कहते हैं, फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा, और सही कंपनी जो काम कर रही है उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है फंड। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर, इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी? इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है? अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है, और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है, और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं।
मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो टीडीएस करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज हिंदुस्तान में आपको पता है कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से मुक्त, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग बाग, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकती है बनस्पत। इस पे आज ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये ठीक तरीके से अगर लागू हो जाए, क्योंकि ठीक तरीके से लागू होना बहुत जरूरी है। कानून तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट ठीक तरीके से हो जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि 2025 में ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जो बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां तक एम्प्लॉयमेंटेबिलिटी की बात है तो लगभग 7 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जिनको रोजगार मिल रहा है इस इंडस्ट्री के जरिए। और उसमें भी खास बात यहाँ पर यह है, उल्लेखनीय बात यहाँ पर यह है कि 50% से ज्यादा तो इसमें महिलाएं हैं। और जो अधिसूचना नियमों की हम बात कर रहे हैं, और इन कंपनियों को लगभग 90 दिनों में जो है इनकी इंप्लीमेंटेशन और इन नियमों को कंप्लाई भी करना होगा। तो खन्ना साहब, सवाल अब यहाँ पर यह उठता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग की जब बात करते हैं तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का नाम यहाँ पर आता है। जो भी हमने केसेस धोखाधड़ी के या पारदर्शिता की हमने बात की है, कितना भरोसा मिलेगा या कितना एस्टैब्लिशमेंट में और आसानी मिलेगी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स को अपने कदम भारत में रखने के लिए? क्योंकि हम बड़े बड़े नाम देखते हैं, एमवे, टपरवेयर, ओरिफ्लेम, कई तरह की ऐसी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इन कंपनियों के हम खरीद पाते हैं। कहीं ना कहीं जिन पॉन्जी स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, मनी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, इनके ब्रांड को हिट होता होगा इन सब की वजह से। अब ये ब्रांड्स किस तरह से स्टैंड आउट करेंगे? देखिए, जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है वो इन रूल्स में कवर नहीं होते। तो कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम अपने आप को डायरेक्ट सेलर कह के अपना काम नहीं कर सकता। ये एक इसकी इन रूल्स का एक फायदा होगा। उससे क्या होगा कि जो ये नंबर 2 का काम कर रहे हैं उनको पारदर्शिता अपनानी पड़ेगी और उसमें वो पकड़े जाएंगे। और इसका मतलब यह है कि जो नंबर 2 का काम करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा डायरेक्ट सेलिंग से अपने बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि